हाँ, आ गए हैं जी। नमस्कार, स्वागत है। अ, अब बुधिनाथ मिश्र जी और कृष्ण कुमार जी जो संवादी है, दोनों लोग आ चुके हैं। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं कि मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक संगठन के महासचिव के रूप में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। विशेषकर बुधिनाथ मिश्र जी का और कृष्ण जी का। बुधिनाथ मिश्र का ही आज कार्यक्रम है और कृष्ण जी संवादी हैं। ये हम लोग का तीसरा ये कार्यक्रम है। पहले दो कार्यक्रम में उदय प्रताप जी आए थे और दूसरे में केशव प्रथमवीर जी, और दोनों प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ था। एक 1.25 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम है और इसमें हम लोग 2 बजने ही वाला हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसमें आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमेशा अपना जो ये है म्यूट रखेंगे आप लोग, ताकि जो संवादी को और जिनसे बात हो उनको दिक्कत नहीं हो। करीब 1.25 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा इनका साक्षात्कार का। उसके बाद से हम लोग 2 या 3 जो है वो हम लोग प्रश्न लेंगे और टिप्पणी लेंगे। तो कृष्ण कुमार जी को और बुधिनाथ मिश्र को बुलाने के पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा खाली भूमिका दे दूं। ज्यादा जानकारी जो है वो कृष्ण कुमार जी जब बात करेंगे तो उनसे पता होगा। तो बुधिनाथ जी के मिश्र जी के बारे में कुछ भी बोलना बहुत बहुत ही कम होगा। ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में जो है इनकी शाख है और ये हर विधा में लिखते हैं और गीतकार के रूप में इनकी पहचान जो है वो बहुत जबरदस्त है। और कृष्ण जी जो है वो इस गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक संगठन के ये संस्थापक हैं और कर्ता धर्ता हैं, और उनके बारे में वो ही एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनसे संवादी के रूप में बात करना बुधिनाथ मिश्र के लिए उपयुक्त होगा। तो मैं बहुत समय नहीं लेते हुए मैं अब चाहूंगा कृष्ण कुमार जी को बुलाना कि वो आए स्क्रीन पर। आकाश कृष्ण जी को स्क्रीन पर लाया जाए। कृष्ण जी के आने के पहले मैं आपको 1-2 सूचना और दे दूं कि इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो 14 तारीख का है, 14 फरवरी का। उसमें हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर कुंवर बेचैन जी आ रहे हैं, उनसे वार्ता करेंगे डॉक्टर रमा सिंह। तो आप जरूर प्रोग्राम सुनिएगा। और एक और सूचना मैं दे दूं इसके पहले मैं कृष्ण जी से बोलूंगा वो प्रोग्राम। प्रणाम। हेलो। हाँ, कृष्ण जी का जो प्रोग्राम है 7 तारीख का प्रोग्राम है, 7 फरवरी का, वो हिंदी एकेडमी मुंबई के द्वारा है। तो उसका लिंक आप लोग को भेजेंगे, आप जरूर प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा। कृष्ण जी आपका स्वागत है, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद कन्हैया। मैं भी हाजिर हूँ। धन्यवाद बुधिनाथ जी। आकाश बुधिनाथ मिश्र जी को आप स्क्रीन पर लाएं। क्या बात है जी, धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय की ये अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला कुछ खास उद्देश्य के साथ रखी गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम ऐसी महानुभूतियों को लेकर के आप लोगों के सामने आए जिनका जीवन संघर्षमय रहा है और संघर्ष से जूझते हुए, संघर्ष को पीटते हुए, संघर्ष को पछाड़ते हुए ये महानुभूतियां आगे बढ़ी हैं और अपने अपने क्षेत्र में बड़ा ही उल्लेखनीय काम किया है। चाहे वो हिंदी कविता में हो, गद्य कहानी में हो, निबंध में हो, लेख में हो, राजनीति में हो, समाज में हो, तो जीवन के किसी भी पहलू में इन महानुभूतियों ने संघर्ष करते हुए ये आगे बढ़े हैं। और उद्देश्य इसका ये है खास तौर से कि हो सकता है कोई इनके संवाद से, इनकी बातचीत से, इनके जीवन से, इनके काम करने के ढंग से
कुछ प्रेरणा ले सके और जीवन में आगे बढ़ने की जिजीविषा पैदा कर सके, ललक पैदा कर सके और वो आगे बढ़ सके। जीवन में कुछ करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप यंग हों, युवा हों। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर अपना काम शुरू कर सकते हैं और अगर लगन हो तो आप मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस कड़ी में आज हमारे सामने हैं, जैसा कि हमारे अनुज डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने बताया, कि भारत के ही नहीं विश्व के शीर्षस्थ गीतकार के रूप में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, पहचाने जाते हैं, बुलाए जाते हैं, पुकारे जाते हैं। किंतु इस मुकाम पर पहुंचने से पहले बुद्धिनाथ जी किन किन दिशाओं से गुजरे, किन किन पहाड़ियों को चढ़ा और किन किन मुसीबतों को पार किया, ये विश्व में बहुत कम लोग जानते हैं। कौन जानता है कि मैथिली साहित्य में, मैथिली भाषा में और हिंदी भाषा में बराबर से गीतों की पुस्तक देने वाला एक सफल पत्रकार, एक सफल निबंधकार, एक सफल कहानीकार और एक बहुत ही सफल दूरदर्शन आदि कार्यक्रमों में भाग लेने वाला व्यक्ति जो आप लोगों के सामने आज है, बचपन में किसी समय गाय भी चराता था। ये एक सुखद समाचार होगा कि गाय भी चराता होगा। दुनिया के लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र का जन्म 1949 में किस समय हुआ था, लेकिन ये आधा सत्य है, आधा अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। सूत्रों के अनुसार मुझे पता लगा है कि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र का वास्तविक जन्म 1947 में हुआ था। तो हम इस बात की शुरुआत, अपनी बात की शुरुआत यहीं से करते हैं। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, आप लोगों को बताएं कि वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी या कौन सी घटना थी जिसके कारण आप 2 साल छोटे बताए गए। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब आप भागने लगे थे 2 साल के। और ये बड़ा संयोग है, ये बड़ा संयोग है कि जैसा कि आपके साथ हुआ कि आपकी उम्र 2 साल कम करके लिखी गई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। मेरी भी उम्र 1 साल कम करके लिखी गई थी। मेरा वास्तविक जन्म 14 फरवरी 1940 का है, लेकिन दस्तावेजों में ये 1941 है। तो बुद्धिनाथ जी, और मेरे साथ जो मजबूरी थी वो ये थी कि हमारे पिताजी ने सोचा कि अगर इसकी 1 साल उम्र कम करके लिखी जाती है तो सरकारी नौकरी में 1 साल और ज्यादा काम कर सकेगा। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ था बुद्धिनाथ जी? आपके साथ ऐसी क्या मजबूरी थी? आप जरा लोगों को बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कन्हैया जी को, और जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमन। आपने जब चर्चा छेड़ दी तो इसको हम लोगों के शब्दावली में नामवर जी कहा करते थे कि हम लोग द्विज हैं, मैंने द्विज माने 2 बार जन्म लेने वाला। तो हुआ ये था कि मैं रेवतीपुर में पढ़ता था, संस्कृत पढ़ने के लिए, रेवतीपुर गाजीपुर में। तो वहाँ संस्कृत पढ़ते हुए जो फॉर्म भरा जाता है फाइनल परीक्षा के लिए, जैसे हाई स्कूल होता है, तो उस समय हाई स्कूल में मैंने नहीं किया, मैंने पूर्व मध्यमा किया। तो पूर्व मध्यमा की जो फाइनल परीक्षा होती है उसका फॉर्म भरते समय हमारे जो अध्यापक थे वो, उन्होंने जो सबका, जो कक्षा में जितने थे सबका नाम, जन्म तिथि एक ही भर दी, 1 मई 1949। वहां अक्सर उल्टा होता था। वहां लोग जो है बढ़ा करके लिखाते थे,
ताकि उनको सेना में भर्ती होने में सुविधा हो, जल्दी सेना में भर्ती हो जाए। लेकिन मेरा कम करके कहा कि ये तो सेना में जाने लायक नहीं, इतना कमजोर है, तो इसका जो है यही रखें जो हमने तय किया है। 1 मई 1949 इसलिए हुआ। वैसे मेरा जन्मदिन जो है पड़ता है 4 अक्टूबर 1947 को, यानी स्वतंत्रता के थोड़े दिन के बाद ही, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही मैं अवतीर्ण हुआ इस धराधाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिनाथ जी। आपकी जन्मतिथि बदली गई, आपको द्विज बनाया गया किसी और कारणवश, जो कारण मेरे साथ अन्यथा था। अब जिस समय बच्चे अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में खेलते रहते हैं, तरह तरह के बचकाने खेल जो भारतवर्ष के हैं होते हैं, जब वो खेलते रहते हैं तब आपको घर से बाहर भेज दिया गया जी, और बाहर भेज दिया गया इस उद्देश्य से आप घर से बाहर अच्छा पढ़ सकेंगे। तो उसके पीछे क्या रहस्य था? मेरे पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के। हम लोग नहीं सीख पाए उनसे। उनका ज्योतिष का बहुत गहरा ज्ञान था। यदि धरती के नीचे क्या है वो गणित करके बताते थे कि यहाँ पर कलश रखा हुआ है, यहाँ पर कंकाल है, और वो जितना हाथ वो बताते थे उतना हाथ नीचे खोदने पर वो मिलता था। तो ये सब गणित जो हम लोग नहीं सीख पाए, तो वो संस्कृत जानते थे कि गांव में ये पढ़ेगा नहीं। तो उन्होंने जो वहां पर हमारे बड़े भाई साहब के गुरुजी रहते थे काशी में, तो वहां पर काशी में भाई साहब के साथ पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया था, भाई साहब के साथ ही बनारस में। और बहुत मेरी माँ बहुत रोते हुए जाती थी, मुझे वो चेहरा अभी भी याद आता है। पिताजी आते थे एकदम विकल होकर के, बड़े भावुक थे, और ट्रेन में मुझे बिठा करके, और जो वो उनके आंखों में आंसू डबडबाती थी, वो मुझे आज भी याद है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ उन यादों। धन्यवाद बुद्धनाथ जी। आपके बड़े भाई वो भी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और संभवतः किसी समय आप अपने बड़े भाई के पास भी पढ़ने के लिए गए थे, किंतु बड़े भाई ने आपको वापस बनारस भेज दिया। और बनारस की एक घटना मुझे मालूम है कि आप अपने आचार्य के पास रह करके उनके घर का सारा काम करते थे, चौका, टहल, झाड़ू, बुहारू, जो भी काम होते हैं, जैसा कि उस समय बच्चों के साथ होता था, वो आप करते थे। और कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण आपके आचार्य जी को शिकायत करनी पड़ी, इस बच्चे को हमारे पास से ले जाओ, ये पढ़ लिख नहीं पाएगा, इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। इसके पीछे क्या घटना है? मुझे तो पता नहीं कैसे आपको ये सारी बातें याद मालूम हुई, क्योंकि मैं तो किसी को बताता नहीं। दरअसल जब वहाँ रेवतीपुर में पढ़ता था मैं, तो बहुत लोकप्रिय हो गया था, इसलिए कि वहां पर जो संस्कृत विद्यालय की तरफ से सरस्वती पूजा के दिन नाटक खेला जाता था, उसमें हमेशा नायिका की भूमिका में मैं रहता था। छोटा होने के कारण तो बहुत लोकप्रिय हो गया था। गांव गांव से, दूर दूर से लोग आते थे उस नाटक को देखने के लिए। हुआ ये था कि वो जो प्रधानाचार्य जी थे, वो बाद में परिवार लाने के कारण अलग रहने लगे। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ रहो। तो मैं रहने लगा था। हालांकि मेरा जो है सारा जो खर्चा है वो छात्रावास की तरफ से वो दिया जाता था। तो उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति हुई कि मुझे ही बर्तन वर्तन करते हुए देख लिया था। हमारे एक अध्यापक थे शिवदानी शर्मा, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम अभी चलो। और उसके बाद मेरा सामान वान सब लेकर के वो विद्यालय चले गए। उससे वो नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद में भाई साहब को पत्र लिखा। भाई साहब रहते थे उस समय मुरैना में। तो भाई साहब अभी हैं, लेकिन उनके थोड़ा स्वस्थ चल रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं ठीक से। तो उनको पत्र लिखा कि ये पढ़ने लायक नहीं है, ये जो है इसको आप गांव वापस भेज दीजिए।
भाई साहब बहुत सीधे साधे थे, उन्होंने चिट्ठी मुझे लिखी कि तुम नहीं पढ़ोगे, जैसे उन्होंने लिखा था उसी को प्रतिक्रिया से उन्होंने कि तुम चले जाओ गांव। मैं ऐसी परिस्थिति में डट गया। मैंने मेरे भाई साहब की जगह पर मैंने पिताजी को पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे ये लोग षड्यंत्र करके मुझे यहाँ से गांव भेजना चाहते हैं और कारण ये है। तो फिर पिताजी ने मुझे लिख भेजा कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे पर मेरा विश्वास है और तुमको कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम उचित समझते हो वो करो। फिर मैं उसे पढ़ने लगा था। तो ये कारण था कि जिसमें कि उस समय कुछ बहुत ही तनाव में मैं रहता था, लेकिन जो मैंने निर्णय किया, मैं अक्सर प्रायः मैं ईश्वर की कृपा है कि मैं निर्णय बहुत सही करता हूँ और वो निर्णय मेरा सही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिनाथ जी। आप लोगों ने देखा किस तरीके से डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र का जीवन बचपन से ही संघर्षमय रहा। जिस तरीके से जिनको मालूम है वो जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म लेते ही कितना संघर्ष में रहा कि एक हलवाई की दुकान के सामने खड़े थे और जबान चल रही थी, तो हलवाई अपनी दुकान से उठ करके आया और तुलसीदास जी को बाद में हुए उनको खूब तमाचे लगाए, लेकिन मार खा करके संघर्ष करके राम बोला तुलसीदास हो गए, जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ दिए। तो संघर्ष से आदमी बहुत कुछ सीख करके और संघर्ष को पराजित करके आगे बढ़ता है। ऐसे बुद्धिनाथ मिश्र जी आपके सामने हैं जो बचपन से ही संघर्षरत रहे हैं। बुद्धिनाथ जी, आपकी मातृभाषा मैथिली है जी, और आप लिखते रहे हैं ज्यादातर हिंदी में। ये नहीं कि आपने मैथिली में लिखा नहीं, मैथिली भाषा की आपने उतनी ही सेवा की जैसे कि एक माँ की किसी बेटे को करनी चाहिए। और हिंदी भाषा में भी लोग आपको गीतों का सरताज चढ़ाते हैं, गीतों का सिरमौर बनाते हैं। और नीरज जी की कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और बड़े भाई कैलाश वाजपेयी का गीत जग सुने न ऐसा धीरे गा। कैलाश जी की का कंठ तो मेरे पास नहीं, लेकिन कैलाश जी की आकृति मेरे सामने है। उसी तरीके से आपका एक गीत लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं, एक बार और डाल जाल फेंक रे मछेरी। ये आपने गीत तो दिया, लेकिन मैथिली भाषा में कौन सा ऐसा गीत दिया आपने जिसको कि ज्यादातर श्रोता नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहूंगा इस समय आप लोगों को अपना कोई मैथिली गीत अच्छा सा सुनाएं। मैं पूरा सुनाना नहीं चाहता, केवल एक जो जिस गीत को लेकर के मुझे स्वाभाविक रूप से मैथिली में एक नवगीतकार के रूप में स्थापित किया गया, उस गीत की पहली पंक्ति थी, मैं सुनाना चाहता हूँ कि रात दिन थर थर कपैये पानी हम गुमसुम तकै छी, रात दिन थर थर कपैये पानी हम गुमसुम तकै छी, आईना केर वैह पुरना बानी हम गुमसुम तकै छी, रात दिन थर थर कपैये पानी हम गुमसुम तकै छी। ये एक बहुत प्रतीकात्मक गीत है और इस गीत से मुझे जो मैथिली में लोग जो साहित्यकारों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, प्रेम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बुद्धनाथ जी। हमारे जो श्रोतागण हैं, दृष्टागण हैं, उन्होंने देखा होगा, ये पाया होगा कि बुद्धनाथ मिश्र जी सिर्फ संघर्षों से नहीं लड़ते हैं, वो वाणी को भी आगे बढ़ाते हैं। और माँ सरस्वती ने उनको ऐसा सुंदर कंठ दिया है और कंठ के साथ साथ मधुर आवाज दी है। आपके गीतों को हमारे ओम निश्चल जी ने शब्द यानी स्वर दिया हुआ है, लेकिन
आपकी वाणी, आपका कंठ, आपकी मधुरता अपने आप में सबसे ऊपर है। बुद्धनाथ जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने कहा कि आपने, और जो कल हमारे छोटे भाई कन्हैया ने भी कहा कि आपने साहित्य की हर विधा में कुछ न कुछ गुदगुदाया है, जी। और इस तरीके से आप एक पूर्ण साहित्यकार हैं, न केवल कवि हैं जो अब जाने जाते हैं, आप कथाकार हैं, आप निबंधकार हैं, आप कहानीकार हैं, और आपका साहित्यिक जीवन बड़ी ही कच्ची उम्र पे ही शुरू हो गया था और आपकी रचनाएं छपने लगी थीं, और 1969 में ही ये गीत आपका लोकप्रिय हुआ था। और शास्त्री जी ने आपके इस गीत को आपसे लेकर के तत्कालीन संपादक धर्मयुग के उसे भेजा था, और ये 1969-70 के आसपास छप भी था। 71 में छपा था, 71 के अंत में छपा था। बात ये दरअसल विष्णुकांत शास्त्री जी ने, करेक्ट। और वो भी जयशंकर प्रसाद जी के घर पर मैंने उनको सुनाया था। एक शिव मंदिर है उनके परिसर में, वहीं मैंने सुनाया था, और उन्होंने कहा कि इसको हमको दे दो, मैं अभी भेजता हूँ। तो उन्होंने लिखा कि भारती जी, ये मेरी काशी यात्रा की उपलब्धि है, इसे आप धर्मयुग में स्थान दें, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने छापा था। ये घटना कुछ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं गाय चराता था? हाँ, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं बुद्धिनाथ जी, जिनको चाणक्य जैसा व्यक्ति पकड़ लेता है। आप समझ गए होंगे मेरा संकेत कि चाणक्य का नाम मैंने क्यों लिया। दरअसल हुआ ये था, मैं बहुत छोटा था उस समय, 6-7 साल का था। तो हमारे यहाँ एक कवि आते थे, मेरे पिताजी के भक्त थे वो, चंद्रभानु सिंह। तो बाद में वो बहुत बड़े मैथिली के कवि हुए, उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। तो मेरे यहाँ आए तो उन्होंने एक बछिया दी थी पिताजी को, सेवा के लिए, आपको मैंने उनको कहीं दक्षिणा के रूप में, या जैसे कहे गुरु दक्षिणा के रूप में उनको दिया था। अब वो बच्चिया थी, तो होता क्या, क्योंकि पिताजी तो आधा ज्योतिष में, आधा जजमानी में, आधा गृहस्थी में और इधर उधर करने में रहते थे। तो उस गाय को, बछिया को मैं ही चराता था। और हुआ ये कि मैं उसको करीब 1-1.5 साल चराया, लेकिन वो मैंने उसमें कोई संभावना नहीं थी। तो अंत में पिताजी ने उसको भी किसी को दान कर दिया। लेकिन वो 1-1.5-2 साल तक मैंने बहुत अच्छी तरह से, वो मुझे आज याद आता है तो उसी तरह लगता है जैसे कि रघुवंश में दिलीप जो है नंदिनी के पीछे पीछे घूमते थे। तो मैंने उस गांव के जीवन को एक चरवाहे की नजर से जो अनुभव किया, वो भी मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद बुद्धनाथ जी। अब थोड़ा सा सरकते हैं, साहित्य की ओर आते हैं। जैसा कि अनुज डॉक्टर कृष्ण कन्हैया ने कहा कि आपने साहित्य की लगभग सब विधाओं में काम किया, तो आप कृपया ये बताएं, लोगों को बताएं जिनको मालूम नहीं है, कि आपने सबसे पहली आपकी रचना कौन सी थी? गीत था, कविता थी, कहानी थी, निबंध था, क्या था? तो आप अपनी इन विधाओं की पहली रचनाओं के बारे में कुछ लोगों को बताएं। जी, दरअसल मैं पहले लेख ही लिखता था, और वो लेख इसलिए लिखता था कि अखबार में छपने से, उस समय आज अखबार में छपने से एक लेख का 15 रुपया मिलता था, जो मेरे लिए जेब खर्च का काम करता था। उस समय मैं BA ऑनर्स में आ गया था, और मुझे जेब खर्च के लिए आवश्यकता थी अतिरिक्त पैसों की। तो अखबार में लिखने से एक फायदा था कि वो रविवार को छपता था, बुधवार को मुझे मनी ऑर्डर मिल जाता था। तो मैं ज्यादातर लेख ही लिखता था। और बीच बीच में एक गीत जो है मैंने जो लिखा था,
दर्द को दिल में दबाकर, याद को विष में बुझाकर, दूर दुनिया से नदी के तीर कोई गा रहा है। ये पहला गीत था जो कि पटना की एक पत्रिका थी ज्योत्सना, पता नहीं अब छपती है कि नहीं छपती है, उसमें छपा था ये। तो गीतकार के रूप में मेरी पहले नहीं थी। करीब 4 वर्षों के बाद और अचानक जो है 1969 में, यानी 65 से मैं लिख रहा था, 66 में मेरा जो एक पहला निबंध भी आया मैथिली में, तो वो निबंध था, गीत नहीं था। और मैथिली में मैंने ज्यादा जो छंद मुक्त कविताएं भी काफी लिखी थी, गीत बाद में लिखा। लेकिन ये होता क्या कि जो सामने आ जाती है बात, तो उससे क्या होता है कि प्रतिष्ठा उसके रूप में हो जाती है। जब छंद में आ गया, मैं मंच पर आ गया, तो मुझे लोग गीतकार के रूप में ही जानते हैं। लेकिन सही बात यह है कि मैं पहले लिखता था लेख, उसके बाद कहानी लिखता था, और कुछ संगीत रूपक भी मैंने लिखे हैं। संगीत रूपक और एकांकी भी, एकांकी नाटक जो है मेरे बहुत ही, जैसे लाउड स्पीकर है, आज के लिए बहुत ही मौजूद है, जिसमें कि क्या होता है कि आप अपनी बात को दबाने के लिए, दूसरे को दबाने के लिए आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, दूसरे का सुनना नहीं चाहते। ये प्रतीक है लाउड स्पीकर, और उस पर एकांकी है, वो आज के लिए बहुत, लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है। तो आपकी पहली रचना एक लेख थी? जी, वो लेख था मिथिला की टूटती परंपरा श्यामा चकेवा। वो एक लड़कियों का एक खेल था, जो कि और उसमें नृत्य गीत वगैरह सब होते हैं। तो वो जो है दिवाली के बाद होता है, शरद ऋतु में, उसी पर मैंने लिखा था कि मिथिला की टूटती परंपरा श्यामा चकेवा। वो पहली बार वो जो छपा था, तो मुझे याद है कि अभी भी जब उसको अखबार में छपा हुआ देखा मैंने, और अपने पास अखबार भी नहीं था, तो एक वाचनालय में जा करके जब वो देखा, तो मेरे पास में उस समय जेब में इतना पैसा नहीं था कि वो अखबार भी खरीद पाता। तो फिर घर जा करके पैसा लेकर के फिर अखबार खरीदा था। क्या बात है बुद्धनाथ जी, आज आपसे बातचीत करने में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आपकी जन्मपत्री में और मेरी जन्मपत्री में कुछ न कुछ तो समानता रही होगी। पहली बात कि जन्मतिथि जो लिखी गई वो फर्क, और दूसरी बात कि आपकी प्रकाशित रचना पहली एक लेख थी, आलेख थी, और मेरी भी प्रकाशित रचना सबसे पहले एक लेख ही था, जो कि मथुरा की एक पत्रिका में छपा था। वो लेख कहाँ गया मुझे कुछ नहीं मालूम, और उस लेख का सूर का भ्रमर काव्य और उसका विषय। तो लगता यह है कि क्यों आप मेरी ओर खींचते गए और मैं आपकी ओर खींचता गया पिछले 25 सालों में, उसके पीछे कुछ दोनों की जन्मपत्री रही होगी। जी जी जी, वो मिलता जुलता है। काफी कुछ मिलता जुलता है। मैं तो पिताजी की तरह ज्योतिष नहीं जानता हूँ, वरना कुंडली मिलाकर कभी देख लेते हम लोग। क्या बात है, पता अच्छा होता अगर ये हो जाता। ठीक है बुद्धनाथ जी, मैंने ये देखा है, ये पाया है कि संस्कृत पढ़ने के लिए आप बनारस आए, संस्कृत में आपका परिवार था, लेकिन आपने एमए किया 1969 में इंग्लिश भाषा में। वो क्यों किया? इंग्लिश में क्यों एमए किया बनारस से? जो मैंने आपका नाम लिया था शिवदानी शर्मा, वो मुझे बहुत मानने लगे, और क्योंकि मैं बिल्कुल उनकी बात पर आकर के, और वहां से प्रिंसिपल साहब के घर से चला आया था, तो उनको लगा कि ये मेरे ऊपर इतना निर्भर करता है, तो वो एक तरह से मेरे जो कहते हैं ना कि गाइड भी हो गए और संरक्षक भी हो गए। फिर कुछ 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि तुम ये संस्कृत छोड़ो, पुरोहिताई विद्या छोड़ो, और तुम जो प्राइवेट में इंटरमीडिएट करो। और उन्होंने ही फॉर्म भरवाया, उन्होंने ही फॉर्म का पैसा भी दिया, और संयोग से जब वो परीक्षा की तैयारी हुई, प्राइवेट परीक्षा दी मैंने इंटरमीडिएट, और उसमें मुझे
हाई सेकंड ये करीब 57% नंबर आ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब प्राइवेट में तुमने संस्कृत पढ़ते हुए, संस्कृत की परीक्षा देते हुए तुमने इतना किया, तो अब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे भाई साहब ने भी कहा कि हाँ ये ठीक है, अब बीएचयू में नाम लिखा लो। और फिर मैं बनारस चला गया, गाजीपुर से बनारस में चला गया 1965 में। नहीं तो ये जवाब नहीं हुआ कि अंग्रेजी में एमए क्यों किया आपने? हाँ, तो वही कहा कि उसके बाद जो है भाई साहब, मेरा मन था हिंदी में एमए करने का, लेकिन भाई साहब ने कहा कि जब रास्ता बदला है तो पूरा रास्ता बदल दो। और फिर उनका आग्रह था कि एमए अंग्रेजी में करो। तो फिर उन्हीं के अनुसार, और जबकि मेरा मन अंग्रेजी का जो कविता पढ़ता तो मुझे हल्की लगती थी कविता, क्योंकि जो आदमी की कालिदास को पढ़ करके आया है, जो नैषद को पढ़ करके आया है, क्योंकि मेरा जो बचपन है वो अमरकोश रटते हुए, अष्टाध्यायी के सूत्रों को रटते हुए बीता था। तो मेरे लिए ये जो है बचकाना लग रहा था, लेकिन मैंने भाई साहब की बात मैंने मानी और फिर एमए किया मैंने अंग्रेजी में। क्या बात है बुद्धनाथ जी। और सन 58 में कुछ ऐसा ही मेरे साथ घटा। संयोग की बात देखिए कि मैं साइंस के सब विषयों को पढ़ करके मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में गया था एमएससी बीएससी करने के लिए, लेकिन मेरा मन विज्ञान के विषयों में न हो करके हिंदी के विषयों में था, क्योंकि उसके पहले ही मैं कहानी कविताएं वगैरह लिखने लगा था। तो जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने साइंस में ना दाखिला लेकर के आर्ट्स विषयों में दाखिला लिया। और कुछ समय बाद जब मेरे बड़े भाई लखनऊ आए और अपने मित्रों से बात की जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, भाई मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है? कहीं कौन छोटा भाई? कहीं वही जो किशन ना, कहीं उसको तो मैंने अपने क्लास में कभी देखा ही नहीं। ओहो। तो हजरतगंज से गंजिंग करते हुए जब शाम को घर आए तो हमारे बड़े भाई बहुत नाराज हुए, बदतमीज हो गया है, क्लासेस नहीं आता, क्लास काटता है। लगभग वही मेरी भी स्थिति रही। ये बात आपने बताया नहीं। और फिर तो क्लास नहीं जाती हो? मैंने कहा नहीं दद्दा, मैं बड़े भाई को दद्दा कहता था। मैंने कहा नहीं दद्दा, ये लीजिए मेरी क्लास के नोट्स। तो उसमें था संस्कृत, हिंदी और इतिहास, ऐसे करके कुछ 3 सब्जेक्ट थे। उन्होंने कहा ये क्या, तुमने साइंस सब्जेक्ट नहीं लिए? मैंने कहा दद्दा नहीं, मुझे साइंस नहीं पसंद है, मैं हिंदी में आगे पढ़ूंगा। डांट फटकार करके उन्होंने कहा, नंबर चूंकि इंटरमीडिएट में मेरे अच्छे आए थे, दूसरे दिन जाकर के कह सुन करके मेरा दाखिला साइंस विभाग में करवा दिया। जिस तरीके से आपको दबा करके बड़े भाई ने अंग्रेजी में पढ़वाया, मेरे बड़े भाई ने दबा करके मुझको साइंस में पढ़ाया। क्या खूब है। लेकिन हुआ क्या है कि एमए करने के बाद 1969 में आपने 1977 में 28 वर्ष की आयु में आपने हिंदी में फिर एमए किया। तो आप अपनी ललक को लेकर के दौड़ आए वापस। तो ये इतना समय क्यों आपको अंग्रेजी से हिंदी में आने में लगा? दरअसल क्या हुआ कि 1969 में तो मैंने एमए कर लिया था अंग्रेजी में, और उसके 2 साल के बाद मुझे ऑफर मिला आज अखबार से। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जो संस्कृत पढ़ता था छात्र, वो अंग्रेजी में एमए करता है और उसको ऑफर मिलता है संपादक का हिंदी के प्रसिद्ध अखबार आज में। वहां पर मुझे साहित्य संपादक का प्रस्ताव मिला कि आप हमारे यहाँ साहित्य संपादक हो जाए। उस समय उम्र कितनी होगी, 20-21 साल की थी मेरी। तो जब मैं वहां चला गया तो फिर नौकरी करने लगा, मैंने संपादकीय और संपादन करने लगा। तो हमारे एक मित्र थे, बड़े भाई की तरह से थे, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। उन्होंने चिढ़ाना शुरू किया कि तुम तो अथॉरिटी हो नहीं, क्योंकि बीए में मेरा ग्रेजुएट स्तर पर भी हिंदी नहीं थी। मैंने लिया था इंग्लिश और संस्कृत और फिलॉसफी, ये विषय था मेरा। तो उनका कि तुम्हारा तो हिंदी है ही नहीं, तो अब करो कि तुम हिंदी में भी कर लो एमए। और उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है उसने सुविधा दे रखी थी प्राइवेट करने के लिए ही, और फिर मैंने प्राइवेट ही किया था। लेकिन बाद में जब अगले उसमें प्राइवेट में मुझे 62% अंक मिल गए,
तो और वो भी बड़ी विचित्र घटना है, कितना बताऊं मैं कि जिस दिन परीक्षा थी उससे 2 दिन पहले विश्वनाथ प्रसाद जी ने मेरे घर पर अपने छोटे भाई को बुलाया, भेजा कि उनको कहो कि एक कवि सम्मेलन का आयोजन करना है, उससे विचार विमर्श के लिए। और वो आकर के, वो देवी प्रसाद कुंवर उनका नाम है, अभी भी है, तो वो, लेकिन उसने कह दिया भाभी को, अपनी भाभी को कि भाभी ये नहीं आएंगे 2-3 दिन, आप चिंता मत करिएगा, ये परीक्षा दिलाने के लिए इनको ले जा रहे हैं। और मैं 4 दिन तक उन्होंने बंद कर दिया दरवाजे, वो अपने ड्राइंग रूम में, और वहीं से मैंने दिया तो 62% जब अंक आ गया, तब उन्होंने कहा कि अब आप रेगुलर हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी साहित्यकारों ने MA किया है वो सब सेकंड क्लास हैं, तो आप पहला होंगे जो कि फर्स्ट क्लास होंगे, तो हम उस गौरव को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उन्होंने किया और 64% अंकों से मैंने MA किया था, ये 77 में। 77 में। जी। और तो इसके मतलब ये है कि आपकी हिंदी में MA करने की भूमिका में आज का अखबार और उसका काम था। लेकिन ये जी। आज का अखबार, आज अखबार में आप जो लिखने लगे भूमिका उनके विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भागों में, जी। तो उससे आपको संभवतः जो ख्याति मिली उससे प्रभावित होकर के हमारे ख्याल से आपके बड़े भाई तुल्य, गुरु तुल्य विश्वनाथ जी ने आपको हिंदी की ओर प्रेरित किया। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हो तो गया ही था कि इस समय तक धर्मयुग में छपना, एक भी रचना किसी की छप जाए तो वो साहित्यकार मान लिया जाता था, और मेरा निरंतर छप रहा था, क्योंकि भारती जी जिसको प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। एक छोटा सा स्लिप आ जाता था कि दीपावली अंक के लिए गीत भेजो, बस इतना सा था, वो हम लोग के लिए अध्यादेश होता था, फिर भेजते थे, वो छपता था। तो उस धर्मयुग में इसका छपता है, ये इसका मतलब है कि ये शीर्षस्थ रचनाकार है, और उसका ये प्रभाव। दूसरी बात, जो आकाशवाणी का मैं बहुत ही लोकप्रिय गीतकार था, कवि था, तो आकाशवाणी ने जो है, उस समय तो दूरदर्शन बहुत था नहीं, लेकिन आकाशवाणी ने हर केंद्र पर हमको बुला करके और लोगों तक पहुंचाया। तो ये जो मुझे जो 3-4 वर्षों में जो गांव-गांव में लोग जानने लगे थे, मेरे गीतों को जानने लगे थे, उसका बड़ा श्रेय जो है आकाशवाणी को जाता है। बाद में दूरदर्शन से भी जुड़ा, उस समय ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन हुआ करता था और 2-4 ही जगहों पर था। तो कलकत्ता जब मैं गया तो उसके बाद उसका लाभ उठाने लगा, मिला मुझे। लेकिन बनारस में रहता था, तो बनारस से मुझे दिल्ली आकर के कविता पाठ करना पड़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद बद्रीनाथ जी। अब आप ये लोगों को बताएं कि आजकल जो कवि सम्मेलनों में जो हो रहा है, वो क्या आपको सही लग रहा है कि भारत में जो तमाम कवि सम्मेलन चल रहे हैं, क्या वो भारत को सही दिशा में लेके जा रहे हैं? हमारा संकेत अगर आप नहीं समझेंगे तो दूसरे प्रश्न में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं छिपा हुआ जवाब आपको दे रहा हूं कि आपने लगभग 10 साल पहले कुछ सोचा था करने के लिए, कि गीतों की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए, गीतकार को ढूंढ के लाने के लिए। तो अब आप पहले प्रश्न की ओर आए कि जो आजकल मंचों पर हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है? ये आज की बात नहीं है। दिनकर जी मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि उनके गांव के पास ही मेरी ससुराल थी, तो वो मुझे मेहमान जी, क्योंकि वहां उधर जो है ना, दामाद को मेहमान जी कहा करते, तो हमको मेहमान जी ही कहते थे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि जब मैं कब सम्मेलन से लौटता हूँ तो अपना अपना नाम लिख करके उस पर जूता मारता हूँ, इतनी ग्लानि मुझे होती है। तो स्थिति उस समय ही बहुत खराब हो गई थी, और धीरे धीरे खराब होती गई। उसमें हास्य कवियों ने और पहले प्रवेश किया, और हास्य कविता के नाम पर जो चुटकुले सुनाने वाले जो हैं कलाकार सब आ गए, तो कवि न रह करके कलाकार सब मंच पर आ गए। और ये मैं निश्चित मानता हूं कि जब तक कविता मंच पर रहेगी तभी तक मंच का भी भविष्य है।
चुटकुलों के बल पर नहीं, क्योंकि हिंदी मंच का जो निर्माण है, उसका जो ग्लैमर है, वो गीतकारों ने स्थापित किया था। सबसे पहले गीतकार थे गोपाल सिंह नेपाली। नेपाली जी का जादू चलता था, वो जादूगर के रूप में थे। 6-6 घंटा तक वो कविता सुनाते थे, गीत सुनाते थे, और लोग जो जैसे कि मदारी की वो सुनकर के सांप जो हिलता रहता, सिर हिलाता रहता है, उसी तरह से लोग सवेरे तक बैठे रहते थे उनकी सुनने के लिए। तो गीतकारों ने आकर्षण पैदा किया मंच का, और उसके कारण आगे फिर बढ़े। तो उसके बाद बच्चन जी आए, फिर बच्चन जी के बाद साथ साथ लगभग नीरज जी आए, और इधर जो है रंग जी वगैरह सब। लेकिन छंद सब थे, गीतकार ही गीत थे, गजल थे, यही छंदों के कारण वो सब था। लेकिन बाद में जब प्रवेश किया अनधिकारी व्यक्तियों ने, तो उन्होंने जो है उसको एक दूसरा टर्म दे दिया और कलाकारी करने लगे। मंच की कलाकारी से लोगों को जो कविता नहीं समझते थे वो तो आकृष्ट हुए, लेकिन कविता उससे चली गई बात। तो ये एक बहुत बड़ा जो दुर्भाग्य रहा कवि सम्मेलन के मंच का। मैंने सोचा अपने भर कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो जैसे कलकत्ता में था मैं, तो अपने जिंदगी भर मैंने यही किया कि जब भी कवि सम्मेलन मुझे करने का दिया गया, या कहा गया कि आप करिए, चाहे वो ओएनजीसी के राजभाषा अधिकारी के रूप में, चाहे और भी जब बनारस में था तो तमाम संस्थाएं मुझसे आयोजन के लिए आग्रह करती थी। तो मैंने हमेशा ये प्रयास रखा कि जो जिन्विन कवि हैं उन्हीं को बुलाया जाए। हास्य कवि में भी जो जिन्विन हास्य, ऐसा नहीं है कि सभी चुटकुलेबाज हैं, लेकिन हास्य कवि हो ये आवश्यक है। कविता तो हो उनके पास, मैं अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन हास्य कवि भी हो ये जरूरी है। और मैंने ऐसे ही लोगों को कवि सम्मेलन में बुलाया। एक दौर था जबकि ओएनजीसी के कवि सम्मेलन को जो 1 महीना पहले से कवि लोग जो है उसको दिखाते थे कि मुझे ओएनजीसी कवि सम्मेलन में बुलाया गया है। तो ये गरिमा जो थी उसको बना करके रखा मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धनाथ जी, आपने नब्ज को पकड़ा। और अब मेरा दूसरा प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने साफ साफ कहा कि आजकल भारत के कवि सम्मेलनों में कविता न पढ़ करके चुटकुलेबाजी होती है, जिससे हिंदी कविता की गरिमा गिरती है। और हमारे अनुज कहीं पे कुंवर बेचैन जी भी जुड़ गए हैं, और कुंवर बेचैन जी से मैंने बात की थी आज से लगभग 20 साल पहले। मैंने कहा, कुंवर जी आप इतने जाने माने गीतकार हैं, गजलकार हैं, और तमाम लोग जिनसे कहा जाता है कि सम्मेलन का आयोजन करे वो आपके विद्यार्थी हैं, छात्र हैं किसी न किसी रूप में। क्या आप कवि सम्मेलनों को बचा सकते हैं उस दुर्भाग्य से जिसकी ओर चुटकुलेबाज लेके जा रहे हैं? कुंवर जी ने अपना प्रयास किया, लेकिन जो तेज बयार चल रही थी उस बयार के आगे वो रुक सके, और अभी भी चुटकुलेबाजी चलती जाती है। हास्य व्यंग बहुत मुश्किल काम है, जिसके अंदर वास्तव में व्यंग हो जो सीधे कलेजे में जाए। चुटकुलेबाजी को हास्य व्यंग का नाम देना हमारे विचार से अपराध है। ठीक है, सही बात है। धन्यवाद बद्रीनाथ जी। अब हम चाहेंगे कि आप लोगों को कोई अपना एक प्रिय गीत सुनाएं, प्लीज। बद्रीनाथ जी, अपना प्रिय गीत, मेरा प्रिय गीत नहीं, आप अपना प्रिय गीत सुनाएं। अच्छा अच्छा, वाह। चलिए मैं सुनाता हूँ। लेकिन वो नहीं कि जाल फेंक रहे मछेरे, वो तो आप नहीं, सुनाते सुनाते आप थक गए होंगे। वो तो मेरा अब अपना रह ही नहीं गया। जाल जो है मछलियों का हो गया। जी। मैं सुनाता हूँ एक गीत। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है।
क्या बात है मैंने बुद्धनाथ जी, आपने मेरी पंक्तियां चुरा ली बुद्धनाथ जी, मैं भी सुनाऊंगा अभी। चलिए चलिए चलिए, जी आप सुनाइए प्लीज। आपने पहले ही कहा कि हम दोनों के बीच एक ही तरह की शिरा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो बहुत कुछ है। देखिए, मुझे जो जितना मैं बाहर जो विदेशों में रहा हूँ, तो जितना मुझे बर्मिंघम में आपके आवास पर जो आनंद आया था, और एक और उसी तरह का मॉस्को में रीता इंद्रजीत सिंह है जो प्रिंसिपल, उनके यहाँ आनंद आया था। लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे के यहाँ आया हुआ हूँ। तो वो होता है संस्कारों का और राशि का भी एक सानिध्य होता है। जी, और मैंने जीवन भर और शायद आप ये भी जानते हैं बुद्धनाथ जी कि मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, वो केवल संस्कार को लेकर के साथ जाती है और जी उसी जी संस्कार के आधार पर उसका पुनर्जन्म होता है। तो जी बिल्कुल। कहीं न कहीं किसी पूर्व जन्म में आपके संस्कार और मेरे संस्कारों में तालमेल बैठा जरूर होगा। जी बुद्धनाथ जी, आप गीत सुनाइए। ये बात सही है। मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि मेरा और आपका संपर्क जरूर रहा होगा, और हो सकता है बड़े भाई छोटे भाई के, हो सकता है पिछले जन्म में आप मेरे छोटे भाई हो, क्योंकि इतना प्यार इस बात देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, तो निश्चित रूप से पहले लिया होगा आपने कर्ज में। तो मैं महसूस करता हूँ, जी जी मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वाल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वाल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पाँवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूँ कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर, अंतिम बंद है, वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे। कवि का व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, मंच का जीवन अलग होता है, पत्रिकाओं के पृष्ठों पर अलग होता है। तो ये जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। दिशा बदलते हुए आपकी अनेकानेक रचनाओं में एक बड़ी ही अद्भुत रचना मुझे मिली हुई है, जिसमें आपने 7
जाने माने मूर्धन्य कवियों की प्रथम काव्य संग्रहों का संचयन किया है। जी जी। और मुझको संचयन तो मिला नहीं, लेकिन लगता है ये संचयन बड़े भाई नंदन जी के संचयन की तरह ही होगा, जिसमें इन्होंने अनेकानेक मूर्धन्य गीतकारों की दो दो एक एक गीतों का संचयन किया था। जरा इस पुस्तक के बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताइए कि क्या सोच थी आपकी? ये दरअसल कलकत्ता में मैं जब था, तो कलकत्ता में जो मारवाड़ी समाज है उसकी एक विशेषता है, वो जिस पर विश्वास करता है वो आंख मूंद कर विश्वास करता है। तो मुझे लगा 2-4 वर्षों में मुझे जो जिस तरह से उन्होंने विश्वास मुझ पर करना शुरू किया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि एक मित्र मंदिर करके संस्था बनी और उसमें जो हमसे कहा गया कि आप जो भी साहित्यिक गतिविधि करना चाहें वो आप करिए, अर्थ की कोई चिंता न करें। तो मैंने ये सोचा कि बहुत से हमारे कवि थे जिनकी कोई रचना ही नहीं तब तक छपी थी। सोम ठाकुर इतना बड़ा गीतकार, मंच पर जो है समझिए कि आकर्षण के केंद्र, और सोम जी का एक भी काव्य संग्रह नहीं छपा था। तो इस तरह से तमाम गीतकार थे जिनका वो मंच पर तो रहते थे, लेकिन उनका भविष्य में कोई किस तरह से उद्धृत करेगा इसका कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने ये एक योजना बनाई कि गीतकारों की पहली पुस्तक पहला संग्रह हम छापेंगे, और इस तरह से पहला जो है एक संग्रह कैलाश गौतम का छपा, जोड़ा ताल। उसके बाद सोम ठाकुर जी का छपा, एक ऋचा पाटल को। उसके बाद एक 85 वर्ष के उनका देहांत हो गया, वो थे समय अब सहमत नहीं, रामचंद्र चंद्रभूषण, बहुत बड़े गीतकार, नवगीतकार थे। उनका भी कोई संग्रह, एकमात्र ही जीवन का वो रह गया जो मैंने संपादित किया था, मैंने जो प्रकाशित करवाया था। उसके बाद आपको बताऊं कि उदय प्रताप सिंह जी इतने बड़े गीतकार, इतने बड़े कवि, और उनका एक भी संग्रह नहीं था। वो भी उसी योजना के तहत मैंने छपाया था, देखता कौन है। और भी बताऊं कि बेकल उत्साही इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का रचनाकार, राष्ट्रीय रचनाकार, उनका जो है इस माने हिंदी में राष्ट्रीय जो कविताएं हैं उनका कोई संग्रह नहीं छपा था। तो धरती सदा सुहागिन करके मैंने प्रकाशित करवाया था, मैंने उसका संपादन किया। इस तरह से और भी थी, जो चंद्रकला त्रिपाठी थी, चंद्रकला पांडे, उनका संसद सदस्य भी रही बाद में, तो उनका भी संग्रह जो है मैंने छपाया था। इस तरह से करके 7 ही नहीं बल्कि 10 कवियों का, रचनाकारों का मैंने छपाया था। ये एक योजना मैंने बनाई थी। हालांकि उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब कलकत्ता से चला आया देहरादून ओएनजीसी में, तो वो क्रम टूट गया, क्योंकि मैं वहां रहता तभी हो पाता। और ये इसमें योजना ये थी कि उसके लिए उस समय 10,000 रुपया प्रकाशक को देते थे। आर्य बुक डिपो ये प्रकाशित करता था, 10,000 रुपया हम एडवांस देते थे। उसमें वो 100 प्रतियां जो है वो रचनाकार को देते थे, और जो 10,000 के जो मूल्य लागत मूल्य की प्रतियां होती थी वो संस्था को दे देते थे, मित्र मंदिर को। बाकी सब जो है वो अपना छापते बेचते थे। तो इस योजना के तहत हमने उस काम किया, बहुत अच्छा रहा वो। मुझे बहुत खुशी है कि उसके माध्यम से मैंने ऐसे ऐसे रचनाकारों को जिनका कोई कुछ नहीं था। अब बताइए कि उदय प्रताप सिंह और सोम ठाकुर जैसे व्यक्ति, उनका कोई रचना संग्रह न छपना एक बड़ी बात थी, और उसको मैंने पूरा किया। तो मुझसे जो बहुत छोटा सा जो योगदान है साहित्य के प्रति, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ ईश्वर के प्रति। नहीं, ये छोटा सा योगदान नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में जाएगा। जब हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तब बुद्धिनाथ जी याद किए जाएंगे ऐसे योगदानों के लिए। और आपने बेकल किया, क्या ये उन्हीं का गीत नहीं है कि मेरे सामने गजल है, मैं गीत लिख रहा हूँ? क्या है ये? चलिए, मैं उनकी जो रचनाएं हैं जो कि
गजल में उन्होंने ग्रामीण शब्दों को, उनकी विशेषता ये थी कि ग्रामीण शब्दों को गजल में लाते थे। हालांकि उसके उस समय जो तो गजल को माना जाता था कि शहरी भाषा उर्दू है, उसमें लिखा जाना चाहिए, और वो गांव की भाषा ले आते थे। इसके कारण लोग उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, सहमत नहीं थे, लेकिन उनका जादू इतना जबरदस्त था कि लोग उनको मानने के लिए और सिर पर बैठाने के लिए बाध्य हो गए थे। और बेकल 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 नाम भी उनका जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया हुआ था। अच्छा, और बेकल उत्साही जी गीतांजलि के पहले कार्यक्रम में 20 अक्टूबर 1995 में जो बर्मिंघम में हुआ था आए थे, और अच्छा। क्या गजब का कंठ पाया है था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी पुरानी यादें आपने आज बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और अब ये बताइए कि आपको सम्मान तो अनेकों मिले हैं, ढेरों मिले हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई सम्मान रह गया है जो जिसको आपको मिलता तो अच्छा लगता? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि आपके साथ भारत की तमाम संस्थाओं ने, सम्मान देने वाली संस्थाओं ने शायद यथोचित न्याय नहीं किया है। तो कौन सा ऐसा सम्मान है जो आपको मिलता तो आपको और अच्छा लगता? मैं रचनाकार के रूप में मैं समझता हूं कि मुझे कोई पुरस्कार चाहिए ही नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। और ये मैं हृदय से कह रहा हूँ, दिखावटी की बात नहीं कह रहा हूँ। विमल मित्र जो है वो मुझे मेरे आदर्श थे, एक ऋषि तुल्य थे। विमल मित्र जो साहब बीबी गुलाम वगैरह जी उपन्यास का जो थे कलकत्ता में जब था, तो मेरे वो आदर्श साहित्यकार थे। वो कहा करते थे कि रचनाकार जीवन भर परीक्षा देता है और उसका रिजल्ट जो है वो उसके मरने के बाद आता है। तो मैं उसको सही मानता हूँ। मुझे जो अभी जो सम्मान कोई मिले उसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये छोटी छोटी पुरस्कार से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सबसे बड़ा पुरस्कार ये मानता हूँ कि एक गीत अगर मुझे माँ सरस्वती दे देती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा हमारे लिए पुरस्कार है। और वही, क्योंकि उसी से मैं रहूंगा। एक जाल फेंक रे मछेरे एक गीत ने मुझे जितना सम्मान दिलाया है कोई नहीं दे सकता है। तो मैं भाई साहब, मैं मन से ये बात कह रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मुझे दुनिया की कोई, भारत का कोई भी बड़ा से बड़ा सम्मान मेरे लिए झूठा है। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। ने बुद्धिनाथ जी, आपने वही उत्तर दिया जिस उत्तर की मुझे अपेक्षा थी, क्योंकि आजकल सम्मान बिकते हैं। आजकल सम्मान आप पैसा दें तो सम्मान लें। उन सम्मानों की क्या कीमत? मुझसे भी तमाम लोगों ने कहा कि कृष्ण कुमार जी, आप इतने वर्षों से इतना काम करते आए हैं, इतने लोगों को आपने साहित्य में लेकर के आए हैं, उनको आपने प्रेरित किया, आपको ये सम्मान मिलना चाहिए, आपको वो सम्मान मिलना चाहिए। मेरा भी वही जवाब रहता है उन लोगों को जो आपने आज दिया। मुझे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी। फिर वही धन्यवाद। बात है कि हमारी और आपकी नाभ एक मिली हुई है। बिल्कुल मिली हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। अब मैं आपके उस बृहत काम की ओर आता हूं जिसकी वजह से आपने राजभाषा को वो कद दिया, वो पद दिया, वो स्थान दिया जिससे कि राजभाषा के रूप में हिंदी आगे बढ़ रही है। तो आप अपने उन कुछ अनमोल पलों की ओर इशारा करें, बताएं, जो आपने एक राजभाषा अधिकारी के रूप में बरसों किए। जी बुझान जी। जी, दरअसल हुआ था कि 1980 में आज में जो जिस तरह का माहौल बन रहा था उससे मैं सहमत नहीं था और मैं निकलना चाहता था उससे। और उसी समय राजभाषा अधिकारियों की भर्ती हो रही थी। तो मुझे जो है वो चूंकि कलकत्ता में मुख्यालय है यूको बैंक का, तो यूको बैंक के मुख्यालय में मुझे राजभाषा अधिकारी का की नियुक्ति मिली थी।
और उस समय तो मैं जब बनारस से मैं कलकत्ता जा रहा था तो मैं जानता ही नहीं था कि राजभाषा अधिकारी का काम क्या है और राजभाषा होता क्या है, उस शब्द का क्या माने है। लेकिन जब वहां गया मैं तो उस विभाग में, फिर जब काम को देखने लगा, समझने लगा, तो फिर उसके बाद मैं उसमें रुचि लेने लगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आज अखबार में था, मैं तो बहुत दिनों तक साहित्य संपादक कुछ दिनों तक रहा। उसके बाद चूंकि मेरा अंग्रेजी का बैकग्राउंड था, इसलिए मुझे उपयुक्त माना गया कि आप समाचार संपादन के विभाग में आइए, और क्योंकि उसमें अनुवाद करना पड़ता है। तो अनुवाद में क्या होता था, अगर कोई गलती छपी, एक भी छपी, तो दूसरे दिन जो है वो हजारों व्यक्तियों की आंखों के सामने वो गलती जाती है। तो वो गलती ना हो, इसलिए बुद्धिनाथ को समाचार संपादन का काम दिया गया। उससे जो असर हुआ, मेरे लिए जो लाभ हुआ, वो ये कि कैसे अंग्रेजी की बातों को हिंदी में सर्वसाधारण की भाषा में कहा जाए, उसका लाभ मुझे बाद में मिला जब इसने दूरदर्शन ने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में, एक तो ये क्या था कि क्यों और कैसे करके एक वैज्ञानिक सीरियल निकाला था, और वो सप्ताह में एक दिन आता था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में करता था, और उसकी शर्त ही ये थी कि उसमें कोई टेक्निकल टर्म आप नहीं प्रयोग करेंगे, तकनीकी नहीं करेंगे, और मैं उसी तरह से लिखता था कि गांव के लोग जो है उसको समझ सकें। तो एक तो सबसे बड़ा लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि राजभाषा में काम करते करते जो एक जब ओएनजीसी में आया मैं, तो मुझे लगा कि साहित्यिक पत्रिकाओं को जितना सहयोग मिलना चाहिए, आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने जो है एक, जैसे कि सरकारी उपक्रमों को एक सुविधा रहती है कि उसमें वो कुछ सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सहयोग के लिए वो एक फंड इकट्ठा करते हैं, वो देते हैं। मैंने उस फंड का उपयोग किया और मैंने कहा कि ये सामाजिक ही कार्य है, और उस करके जितनी भी उस समय पत्रिकाएं थी, साहित्यिक पत्रिकाएं, क्योंकि उनका जो पीआर के पैरामीटर में वो नहीं बैठ पाती थी, वो छपती थी 500 400 प्रतियां, और वहां चाहिए था 10,000 प्रतियां, तो वो नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं, राजभाषा विभाग तय करेगा कि किस पत्रिका को कितना योगदान देना चाहिए। और फिर हमने विज्ञापन देना शुरू किया मुक्त भाव से साहित्यिक पत्रिकाओं को। तो एक जो मेरा जो राजभाषा में आने का जो लाभ हुआ साहित्यिक पत्रिकाओं को, वो ये कि कम से कम 30-32 पत्रिकाओं को उस समय नियमित रूप से, वो कम से कम आर्थिक दृष्टि से वो निश्चिंत होकर के पत्रिका निकालते थे। एक दूसरी बात, जो मेरी जो सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे तब हुई जब मैं रिटायर होने वाला था अप्रैल में, और मार्च में अहमदाबाद में ओएनजीसी का राजभाषा के काम का निरीक्षण करने के लिए जो आए थे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यगण, तो उसके अध्यक्ष ने मुझे शाल ओढ़ा करके, माला पहना करके कहा कि राजभाषा अधिकारी तो बहुत आएंगे, लेकिन बुद्धिनाथ जैसा राजभाषा अधिकारी फिर नहीं आएगा। तो ये जो इतनी बड़ी बात जो है संसदीय समिति कहती है, क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति जो है मिनी पार्लियामेंट माना जाता है, तो उसकी तरफ से जो ये जो मुझे मिला एक प्रशस्ति पत्र समझिए, उससे मुझे लगा कि मेरा राजभाषा में इतने दिनों तक, 30 वर्षों तक जो काम किया है, निष्क्रिय भाव से, निष्प्रिय होकर के, किसी प्रकार की स्वार्थ के भाव से, किसी प्रचार के दूर रह करके, उसका मुझे लाभ मिला। तो ये जो है, मैं समझता हूँ कि राजभाषा में बहुत से, ये एक समय कलकत्ता का जो है केंद्र में हो गया था, संसद, वहां पर जो नगर राजभाषा कार्य समिति के सचिव के रूप में भी मैंने बहुत कुछ किया था। और अभी भी जो कलकत्ता में जो सार्वजनिक उपक्रम है, वो मुझे अभी राजभाषा के भीष्म पितामह मानते हैं। तो ये प्रतिष्ठा जो है, पारिवारिक प्रतिष्ठा, ये निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होती। मेरे विचार से भी बुद्धिनाथ जी, जितना मैं आपके उस कार्यकाल के बारे में जानता हूं, और 2-4-10 कार्यक्रमों में मैं भी साक्षी रहा हूं उसका, वास्तव में ये उपहार, ये सम्मान, ये पुरस्कार कि राजभाषा का पितामह सही सम्मान है, सही पुरस्कार है। बुद्धिनाथ जी, दिशा बदलते हुए
आपने बात बात में कहा कि आपकी ससुराल दिनकर जी की ससुराल के पास में थी। जी जी और ससुराल शब्द याद आते ही मुझको विवाह याद आता है। जी और मेरा विवाह जब हुआ था 1967 में, तो तमाम जी लोगों ने तरह तरह की आलोचनाएं की थी, क्योंकि मेरी शादी में बारात कोई नहीं गई थी। और फिर बाद में बारात के नाम पर 4-5 लोग आ गए थे। लेकिन जितना मैं जानता हूं, उतना मैं कह सकता हूं कि आपकी शादी मुझसे भी कई गुना बिरली थी। जरा आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताएं। असल में 1969 में 69 में एमए की परीक्षा दे चुका था, और कितना मैंने ऐसे था कि 5 जून का ये है, 4 जून को परीक्षा खत्म हुई थी, और 6 जून को 5 जून को मुझे टेलीग्राम मिला। उस समय पहले जो था ना, टेलीग्राम तो अंग्रेजी में ही आता था उस समय। तो गांव से, मेरे गांव से एक आया कि मदर इल कम सून, ये एक बना हुआ फ्रेज था। वो जो पोस्ट मास्टर है वही टेलीग्राम बनाता था, वही भेजता था। तो मेरे पिताजी की तरफ से गया कि एक टेलीग्राम भेज दो। तो ये आया था कि कमसून। और मैं जब आया तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन परीक्षा खत्म हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा चलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो 6 तारीख को नहीं, 7 तारीख को जो है मैंने बनाया प्रोग्राम घर जाने का। और ऐसे ही जैसे रहते थे, आप जानते, जिस तरह से, जिस परिस्थिति में मैंने पढ़ा है कि एक दो पायजामा, धोती में पहनता था। अंग्रेजी विभाग में भी मैं जाता था तो धोती पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके। तो 7 तारीख को जब वहां से ट्रेन एक ही थी, रात में थी, वो चली, और दूसरे दिन शाम को मैं गांव पहुंचा। मुझे कुछ नहीं मालूम है। वहां जब पहुंचा हूं तो मेरे चाचा जो हैं वो चिल्लाए कि वो लड़का आ गया, लड़का आ गया। मैं समझ नहीं पाई लड़का का मैं लड़का गया कहाँ था। तो मालूम हुआ कि मुझे लेने के लिए उसके अगले दिन, मैंने 8 तारीख को ये बात हुई, 8 तारीख की शाम में गांव पहुंचा हूँ, और 9 तारीख की मेरी शादी है। और लड़का लेने के लिए मेरे गांव आ गए थे लोग, और मुझे पता ही नहीं। तो वो सब खा रहे थे, खाना खा करके ये तय हुआ कि भाई लड़का तो आया नहीं, तो अब ऐसा करें कि हम लोग चले सीधे बनारस की किसी तरह से, वहां से टैक्सी लेकर, क्योंकि वो अंतिम विवाह की तिथि थी, उसके बाद नहीं था कोई। तो मुझे जो है लेकर के रात में 3:30 बजे वो हथधरी होती है, जो बरेच्छा जिसको कहते हैं बहुत इधर, तो बरेच्छा 3:30 बजे सवेरे हुआ। और उसके बाद जो है, उसके बाद 5 बजे 6 बजे ट्रेन थी। वहां से मैं था, मुझे पिताजी और मेरे लेने के लिए आए थे, मेरे बड़े साले साहब थे, उमेश पाठक, वे आए थे। और उसके बाद जो है हमको लेकर के वहां से गए बखरी बाजार है, वहाँ 2-3 स्टेशन के बाद बखरी बाजार में एक हाई स्कूल था, उसके क्लास कक्षा में ठहरने की व्यवस्था हम लोगों की थी। दोनों पिता पुत्र वहां पर रहे, नाव जो था वो साथ में रहा, और वहीं पर कुर्ता सिलाया गया, 2 कुर्ता, और धोती तो हम नीचे पहनते ही थे। तो ये क्या हो गया? तो मैं तैयार हूँ, मुझे लगा कि उधर ही कुछ गड़बड़ हुआ। तो वही कुर्ता बनाया गया, और वहीं पर शाम को वहां से मेरी ससुराल जो थी, नावकोठी गांव का नाम है, वहां गए। तो वहां पर क्या होता है, पहले जो था लड़के से बारात से पूछा जाता था। अब बारात तो कोई है नहीं, तो लड़के पर ही सारा भार आ गया। अब लड़के जब सब तैयार होकर के आए थे, काशी से एमए पर करके आया है, तो उस हिसाब से तैयार होकर के आए थे। मुझसे जो बन पड़ा मैंने जवाब दिया, तो लोग बड़े संतुष्ट थे। बहुत दूसरे दिन जो है काफी प्रचार हो गया कि लड़का बहुत योग्य है, और इस तरह से रात में मेरी शादी हो गई। मुझे मैंने उस एक दिन पहले तक मुझे पता नहीं था कि मेरी कल शादी होने, और किससे शादी होनी थी तो बाद की बात है, ये तो कुछ पता ही नहीं चला।
किस्मा जी आप म्यूट हैं। अपना जो है माइक खोलिए। ये आजकल के समय में अकल्पनीय है, क्योंकि जब तक लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे तरीके से ठोक बजाकर जान नहीं लेते हैं, पहचान नहीं लेते हैं, तब तक शादी विवाह की बात बहुत दूर है। समय गति से भाग रहा है बुद्धिनाथ जी, और बातें करने को तो बहुत है, जानने को तो बहुत है, क्योंकि आपके जीवन में इतना सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन मैं और बातों को न उठाते हुए अब अपने मोह के विषय की ओर आता हूं, और बहुत संक्षेप में आप बताएं कि काशी के तुलसी घाट से, जिससे मेरा संबंध भी काफी रहा है, आपका संबंध कैसे रहा, और उसमें आप क्या करते थे हैं? दरअसल क्या हुआ था कि जब काशी में, जब आज अखबार में मैं काम करता था, तो साहित्य विभाग में एक थे पंडित श्री शंकर शुक्ल। वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। पंडित श्री शंकर शुक्ल जो हैं, शुक्ल जी की बहन की शादी, मैंने बहन जो थी वो जो संकट मोचन के जो महंत थे पंडित वीरभद्र मिश्र, उनकी माँ थी। तो इस तरह से हमारे और वीरभद्र मिश्र जी के बीच में भाई का संबंध हो गया। तो और मैं उस हिसाब से, मेरा परिवार भी उससे जुड़ गया। हुआ ये कि उस समय तक वो जो तुलसी पखवाड़ा मनाते थे वो बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। तो उनका कहना ये था कि योग्य व्यक्ति मिलता है तो वो ईमानदार नहीं मिलता है, और ईमानदार मिलता है तो योग्य नहीं मिलता है। तो मुझ में उन्होंने दोनों देखा कि नहीं, ईमानदार भी है और योग्य भी है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूरा सौंप दिया। उनकी एक विशेषता थी, ये समझिए कि वो सिविल इंजीनियर थे, बीएचयू में प्रोफेसर थे, वो यूजीसी के प्रोफेसर थे और सिविल इंजीनियरिंग के। और उन्होंने ही सबसे पहले गंगा की योजना चलाई थी, जिसको बाद में राजनेताओं ने ले लिया और खूब कमाने लगे। लेकिन ये उनकी कल्पना थी, उनकी पीड़ा थी कि गंगा जो कष्ट हो रहा है, तो उस तुलसी घाट पर, जो जहां पर कि तुलसीदास जी रहते थे, जहां पर रामचरितमानस की रचना की गई थी, वहां पर हनुमान जी का उनके द्वारा पूजी गई जो मूर्ति है, वो छोटी सी मूर्ति वो भी है, उनका खड़ाऊ भी है, जिस नाव का उपयोग करते थे वो भी है। वहीं पर हम लोग तुलसी पखवाड़ा मनाने लगे, और विश्व में कहीं भी तुलसी पखवाड़ा नहीं मनाया जाता, वहीं पर होता था। और उसमें कौन विद्वान है देश का जो नहीं आया था, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो, जो उस समय जानकीवल्लभ शास्त्री, या जो जहां भी आप नाम लेंगे, सब उनको हमने आमंत्रित किया था और सबको बुलाया था उसमें। तो 15 दिनों तक एक उत्सव मनाया जाता था पूरे बनारस में, और उसको तुलसी पखवाड़ा कहते थे हम लोग। अंतिम दिन जो है वो कवि सम्मेलन करते थे, जिसमें कि देश भर के साहित्य कवि को बुलाया जाता था। तो ये चलता रहा जब तक कि मैं बनारस में रहा। बनारस से आने के बाद वो धीरे धीरे होता भी है कि जो सूत्रधार हट जाता है तो मुश्किल हो जाती है बात। फिर वो उतना क्रम से नहीं चल पाया। और वो महंत वीरभद्र मिश्र जी की एक बड़ी विशेषता ये थी, जो नायकत्व का मैंने देखा उनमें, कि जिस पर वो जो काम दे देते थे उस पर इतना विश्वास करते थे कि उनको कान भरने के लिए बहुत से लोग आए। क्योंकि जब तुलसी पखवाड़ा चला तो बहुत लोगों को ईर्ष्या हुई, करे ये हम अपने हथिया लें। तो उन्होंने एकदम जिस पर वो जिसको काम देते थे, कोई बात होती थी कहते बुद्धिनाथ जी से पूछिए। एक नंबर 2 जो है, दूसरी बात यह कि वीरभद्र मिश्र जी के ही कारण गंगा से लेकर के पर्यावरण की चिंता हुई। और जो टाइम पत्रिका ने जो मिलेनियम मैन ऑफ द मिलेनियम का जो अंक निकाला था, उस कवर पेज पर महंत वीरभद्र मिश्र का फोटो छापा था। ये उनका व्यक्तित्व था। देश में उनको कुछ नहीं मिला, न पद्मश्री, न पद्म भूषण, न भारत रत्न, बात ही छोड़िए। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जानते थे, उन्होंने उनको सम्मान दिया और कवर पेज पर वो छपा है। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, जो त्याग करता है, जो तपस्या करता है, जो कुछ सोचता है, उसको कहीं न कहीं से ईश्वर पारिश्रमिक जरूर देता है। धन्यवाद बुद्धिनाथ जी। समय बढ़ रहा है, बातें बहुत करने को हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। अब अंत में मैं जानता हूं कि तमाम श्रोताओं
का, तमाम दृष्टाओं का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ रहा है कि मैंने उनको आपके तमाम गीत नहीं दिए, जो बिरले गीत हैं वो आपसे सुनाए नहीं। तो जो पाठकों का, श्रोताओं का जो कर्ज है मेरे ऊपर चढ़ गया, वो कर्ज मैं फिर पूरे समय के साथ निपटाऊंगा कभी। मैं अंत में ये चाहूंगा कि आप उस गीत से इस कार्यक्रम की शी करें, जो गीत मेरे अग्रज कन्हैयालाल नंदन जी को बड़ा प्रिय था। जी जी। और उस गीत का शीर्षक था गांधारी जिंदगी। बुधनाथ जी, अगर आपको याद हो या आपके पास हो तो उस गीत से इस कार्यक्रम का समापन करें। नहीं, गीत तो देखिए वो संस्कारों से निकलता है, तो वो कभी भूलता नहीं है। ये गीत जो है, दरअसल क्या होता, मैं एक मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशवाणी उस समय केंद्र था इलाहाबाद। तो बनारस से हम लोग जाते थे आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद में रिकॉर्डिंग कराने के लिए। वो था 30 साल पूरा हुआ था इलाहाबाद केंद्र का। उसके अवसर पर एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था और उसका सबसे छोटा कवि मैं था। अध्यक्षता महादेवी जी कर रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास में बिठा लिया और ये गीत मैंने लिखा था बनारस से इलाहाबाद जाते हुए ट्रेन में बैठ करके। और जब उन्होंने सुना तो मेरी पीठ पर थपथपाई। उन्होंने कहा कि तुम बहुत कारुणिक लिखते हो। माने करुणा की देवी वो थी। और जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं गदगद हो गया। वो गीत मैं आपको सुना देता हूँ। प्रतीकों के माध्यम से सारी बातें कही गई। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निंदियारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। क्या बात। बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निंदियारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में वे भी क्या दिन थे जब सागर की लहरों ने घाट बंधी नावों की पीठ थपथपाई थी। वे भी क्या दिन थे जब सागर की लहरों ने घाट बंधी नावों की पीठ थपथपाई थी। जाने क्या जादू था मेरे मनुहारों में, चांदनी लजाकर इन बाहों तक आई थी। अब तो गुलदस्ते में बासी कुछ फूल बचे, अब तो गुलदस्ते में बासी कुछ फूल बचे और बची रत्नारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में मन के आईने में उगते जो चेहरे हैं, हर चेहरे में उदास हिरनी की आंखें हैं। मन के आईने में उगते जो चेहरे हैं, हर चेहरे में उदास हिरनी की आंखें हैं। आंगन से सरहद को जाती पगडंडी की, दूबों पर बिखरी कुछ बगुले की पांखें हैं। अब तो हर रोज हादसे गुमसुम सुनती है, अब तो हर रोज हादसे गुमसुम सुनती है अपनी यह गांधारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी। बीत गई बातों में। अंतिम बंद कि जाने क्या हुआ नदी पर कोहरे मंडराए, मूक हुई सांकल दीवार हुई बहरी है। जाने क्या हुआ नदी पर कोहरे मंडराए, मूक हुई सांकल दीवार हुई बहरी है। बौरों पर पहरा है मौसमी हवाओं का, फागुन है नाम मगर जेठ की दोपहरी है। बहुत खूब। वो तो हर रोज हादसे
गुमसुम सुन अब तो इस बियावान में पड़ाव ढूंढ रही, अब तो इस बियावान में पड़ाव ढूंढ रही, मृग तृष्णा की मारी जिंदगी, अब तो इस बियावान में पड़ाव ढूंढ रही, मृग तृष्णा की मारी जिंदगी। आंसू था सिर्फ एक बूंद मगर जाने क्यों भीग गई है सारी जिंदगी, बीत गई बातों में रात वो ख्यालों की, हाथ लगी निंदियारी जिंदगी, आंसू था सिर्फ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत सुंदर धन्यवाद रचना सुनाई बुद्धिनाथ जी। कृष्ण कुमार जी। आपने कहा था 1-1.5 मिनट इनके बारे में बाद में समरी करें, तो बताइए। जस्ट आप समय दें। आप हमारे नियोजन पर आप विश्वास रखें, हर चीज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिनाथ जी। आप गीतांजलि के इस उत्सव को आपने महोत्सव बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक विवशता, एक मजबूरी ये होती है इस कार्यक्रम की कि हम इसमें श्रोताओं के, पाठकों के सवाल जवाब नहीं ले सकते हैं। हम टिप्पणी जरूर लेंगे जिसकी ओर संकेत डॉक्टर सुरेशन शुक्ल शरद आलोक ऑस्लो से कर रहे थे। तो अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर कृष्ण कन्हैया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। और बुद्धिनाथ जी, आपने मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं क्या बोलूं इसके बारे में। आप एक गीतकार और गायक, साथ में अच्छे लेखक, सच्चे संतृप्त उम्दा व्यक्तित्व के मालिक और पितामह, राष्ट्रभाषा के पितामह। मैं हाँ, जैसा कि कृष्णा जी ने कहा कि अब मैं 2 से 3 टिप्पणी लूंगा, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा ओम निश्चल जी को। आप स्क्रीन पर आए ओम निश्चल जी। आकर्ष, ओम निश्चल जी को स्क्रीन पर लाओ। ओम निश्चल जी वो भारत से हैं, और अगर वो हैं तो वो अपना हाथ उठाएं ताकि मैं आपको देख पाऊं। आपका नाम यहाँ डिस्प्ले हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। लगता है ओम निश्चल जी आप शायद जुड़े नहीं हैं। ओम निश्चल जी आप अगर हैं तो आप हाथ उठा के बताएं। अच्छा, शायद वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि जय वर्मा को मैं लाऊं। जय वर्मा जी को स्क्रीन पे लाओ। आकर्ष, जय वर्मा जी यहाँ काव्यरंग की सर्वोसर्वा हैं और पहले गीतांजलि से जुड़ी हुई थी। मैं चाहता हूं कि वो 2 से 3 मिनट में बुद्धिनाथ मिश्र जी के बारे में टिप्पणी दें। इनके बारे में 2-3 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर संक्षिप्त टिप्पणी दें इनके बारे में। नमस्कार। आकर्ष, जय वर्मा जी को लाया जाए इस पे स्क्रीन पे। हाँ, स्वागत है जय वर्मा जी। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए सबसे पहले तो बधाई। कृष्ण जी आपको जो अपने कृष्ण कन्हैया जी इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, संचालन करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ आपको संडे के दिन। और आज डॉक्टर साहब ने जो ये संवाद किया है, जो साक्षात्कार किया है इनके बुद्धिनाथ जी के साथ में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बुद्धिनाथ जी को मैं बहुत वर्षों से जानती हूँ। इतने एक महत्वपूर्ण गीतकार हैं, एक साहित्यकार हैं, लेकिन जो छुपी बातें आज डॉक्टर साहब ने अपने साक्षात्कार में निकलवाई है, हम लोगों को तो सामने आई है बातें, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छा लगा। और लगा कि हाँ, इनका आचरण जो है, जो कि हम सब जानते हैं कि आदर्शों से भरा हुआ है, और इनके साहित्य की जो है वो गरिमा है, और जो इनके गीतों की जो धुन है, जो गीतों की मधुर इनकी वाणी है, इनकी जो शैली है और छंद है, इनके गीतों में छंद होते हैं। सारी बात तो ये है, कोई भी गीत उठा कर देख लीजिए, कोई पंक्ति उठा कर देखिए, छंदों ही छंदों से भरपूर होती है।
तो लेकिन आज इनकी जो बातें लगी वो मैं डॉक्टर साहब की और इनकी दोनों की जो कुंडलियां मिल रही थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो बात वो। और जो इन दोनों के मतलब जो बातें सुनने को आ रही थी, उससे मुझे अपने जीवन के साथ भी जुड़ी बातें लग रही थी। जैसे कि शिक्षा की जो बेसिक शिक्षा की जो परेशानियां होती हैं, वो हमारे समय पर गाँव में और छोटे शहरों में होती थी कि बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था। और इन्होंने कितने संघर्ष करे उसमें, तो वो मुझे अपने बड़े करीब लग रहे थे। और कितनी भाषाओं में किया, मतलब संस्कृत पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ से फिर इंग्लिश में एमए किया, फिर हिंदी में एमए किया। तो ये इनका प्रेम था हिंदी के लिए, जो इनको खींच के वापस में हिंदी में लेकर के आया। तो आज इनके जो साहित्य की बातें हुई, जो उनके अखबार की बात हुई, आज के अखबार के बारे में संपादन किया इन्होंने। और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी की बातें भी सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि दोनों की इतनी बातें मिलती जा रही थी, शादी की भी। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग, आई नो मैं बुद्धिनाथ जी के बारे में बात करें, साथ साथ कृष्ण कुमार जी की थोड़ा सा करना चाहूंगी। इनकी ससुराल में मैं गई हूँ जहाँ ये इन्होंने बताया था कि बिना बारातियों के इन्होंने शादी की थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। मैं डॉक्टर साहब से इतना इन बातों में जानती हूँ, तो मैंने पूछा था कि बिना बारात की शादी कैसे? तो मैंने कहा क्या कारण हो सकता है? कारण नहीं समझ में आया था। फिर इन्होंने बताया था कि नहीं, मैं ऐसी ही शादी चाहता था कि बिल्कुल कोई भी ना शादी में आए, बस सिंपल शादी हो। तो जी। कितनी मतलब उच्च बातें हैं रियली, कितनी उच्च कोटि की बातें हैं और कितना इनका मोरल हाई है। अब देखें ना, मतलब डॉक्टर इनको कहा गया आज कि ये उसके वो हैं अपना राजभाषा के पिता में, और डॉक्टर कुमार जो है गीतांजलि के पिता में हैं। कितने लेखकों को इन्होंने जन्म दिया, कितने लेखकों को इन्होंने आगे बढ़ाया, कितने लोगों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। और आज बुद्धिनाथ जी के बारे में सुनकर के इतनी बातें जो सुनी मैंने आज ये, कि कितने इन्होंने कितना संपादन किया, कितने बड़े-बड़े कवियों का, गीतकारों का, लेखकों का इन्होंने मतलब उनकी किताबें बनवाई, उनकी प्रसिद्ध लोगों की किताबें। कि मुझे अब याद है उदय प्रताप जी आए थे यहाँ ब्रिटेन में, तब तक उनकी कोई पुस्तक नहीं थी। और अब मालूम पड़ा कि उनकी पुस्तक है। नाउ आई नो कि कहाँ से पुस्तक आई है वो। और बेकल जी की, और जी। जो बताई सोमदत्त जी की आपने, ठाकुर जी की। तो बुद्धिनाथ जी आज सुनकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा रियली। हम सब के लिए बहुत शिक्षाप्रद है ये बात ये। और ये जीवन में सीखने की बातें हैं कि कैसे हमें अपना तो काम करना ही है, अपनी निष्ठा तो दिखानी है, अपनी तो है काम, लेकिन दूसरों की कैसे हम सहायता करें, दूसरों को कैसे आगे लेके जाएं और उसमें निस्वार्थ भाव से सेवा करें। और यही साहित्य की सेवा है, जो कि आपके जीवन का ये उद्देश्य रहा है और आप करते रहे हैं। और वही डॉक्टर कृष्ण कुमार जी का रहा है। तो दोनों का सुन करके मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो रही थी। मैं सोच रही थी कि दोनों कितना क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे की लाइफ को, और दोनों कितना कुंडलियों का मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद रियली, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आज। और लेकिन ये आपका जो आज आना हुआ है यहाँ पर बर्मिंघम में, ये काफी नहीं है, आपको नॉटिंघम भी आना होगा बुद्धिनाथ जी जी क्योंकि मैं आज मान रही हूँ कि आज आप बहुत बर्मिंघम आए हुए हैं बहुत बहुत लेकिन आभार। नॉटिंघम भी आना होगा आपको। और कृष्ण कन्हैया जी, बहुत धन्यवाद आपको मुझे अवसर देने के जय लिए, वर्मा जी, और बड़ा अच्छा लगा रही, बहुत 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 शिक्षाप्रद दिन आपका था। आभार। आपने अच्छे से धन्यवाद। समराइज किया है, और बहुत बहुत आपका आभार। अब मैं आलोक जी को बुलाना चाहूंगा। जो सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी हैं, उनको मैं बुलाऊंगा। ये नॉर्वे से हैं, ओस्लो से हैं। इनका पहले भी यहाँ आना हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि नमस्कार। और वो भी संक्षिप्त रूप से आप बुद्धिनाथ मिश्र के बारे में बताएं। समय की किल्लत है, तो मैं चाहूंगा कि 2 से 3 मिनट में आप इनकी टिप्पणी दें। जी जी जी, बिल्कुल, स्वागत है। आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। आप शुरू होते हैं मेरे 2 मिनट। जी। बहुत सुंदर संचालन के लिए धन्यवाद। और दोनों कृष्ण कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद की और आभार कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और उसी 2 मिनट के अंदर उन लोगों का भी नाम लेना चाहेंगे जो इस मंच पे जुड़े हुए हैं, जैसे कि जय वर्मा जी बोल चुकी हैं, वंदना मुकेश, मीरा सिंह, रमा जोशी, टेकचंद जी, स्वर्ण तलवार, उषा वर्मा, कन्हैया जी आप खुद ही हैं, और रमा जोशी, चित्रा जी और कृष्ण कुमार जी। अब मैं कुछ बातें जो कही गई हैं वो रिपीट नहीं करूंगा, जो जया जी पहले ही कह चुकी हैं जी, कि स्वागत। आपको जो राजभाषा अधिकारी के रूप में जो वहां सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया, आप भीष्म पितामह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के कार्यक्रम में जो सूचनाएं आई हैं, तो आप जिनकी बात, जिस व्यक्ति की बात आवाज आप वाणी सुन रहे हैं, तो ये आवाजें आगे भी जाएंगी, ये आवाजें रुक नहीं जाएंगी।
कि कर करके करा और लोगों ने सुना नहीं, वो आवाजें दूर जाएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है 1-2 बरस में उसका फल भी आना चाहिए, ये ईश्वर बाकी मालिक है। और आपने जो ये कार्य किया, जो हम लोग को विदेशों में रह के संपादक के रूप में काफी करना पड़ता है, मेरा ख्याल 1 मिनट मेरा हो चुका है, और कोलकाता जो है एक उर्वरा भूमि रही है। और वहां पर जैसे आपने बताया कि सोमनाथ ठाकुर जी, जिनकी एक पुस्तक है एक ऋचा पाटल को, वो भी मेरे पास है। अभी आपने नाम लिया उदय प्रताप सिंह जी की, उनकी भी 2 पुस्तकें हैं मेरे पास। तो इस तरह से आपने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। और यहाँ पर विदेशों में रह के, ये जब मेरा कभी बारी आएगी, मैं कृष्ण कुमार जी बुलाएंगे, तब मैं उस अपनी बातें करूंगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि अभी इंग्लैंड में ही कोई भी हमने पत्रिका नहीं देखी आज तक। ये चैलेंज है, अगर दिखा दीजिएगा मुझे तो हम सोचेंगे शायद हम थोड़ा सा पत्रकारिता में कम पढ़ते हैं। राम पांडे जी की कविताएं कहाँ हैं, किस पत्रिका ने छापी हैं? जगदीश मित्र कौशल जी जो स्वयं संपादक थे, जो अपनी ही पत्रिका में कविताएं नहीं छापते थे, उनकी कविताएं किसने छापी हैं? रवि शर्मा की कहानियां और कविताएं किसने छापी हैं? मुझे जवाब दीजिए। नॉर्वे में रहकर मुझे ये सब करने का अवसर मिला है। बुद्धिनाथ जी, आपको प्रणाम, और आपने ये जो कार्य किया है इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और मुझे और आपको इस काम के लिए कोई भी नहीं बुला सकता कि हम लोगों ने जो है साहित्य की उन चीजों को लेके आए हैं यहाँ पर, जिनको लिखना भी नहीं आता है और वो किसी तरह से मन बनाकर उल्टा सीधा भी लिखते हैं, वो भी हमारी पत्र पत्रिकाओं में संपादक के नाम पत्र में छपते हैं, और आने वाले समय में वो छोटे छोटे मोटे लेखक बनते हैं। और इन सब चीजों के साथ कृष्ण कुमार जी को बहुत आभार। बेकल उत्साही जी के साथ भी 91 से 97 तक मैं लगभग, मेरी उस समय 15 यात्राएं हुई हैं इनके सिंघवी जी के समय में। जो सार्वजनिक कार्यक्रम में थे उसमें तो हम कृष्ण कुमार जी और उषा वर्मा जी इन लोगों से मिल लेते थे, लेकिन जो निजी वो कई बार बुलाते थे, जैसे उन्होंने विद्यानिवास मिश्र जी को बुलाया, अटल जी को बुलाया, तो उस समय भी मुझे कई बार लेने का मौका मिला। अब अपनी बात को मैं विराम देता हूं, और आपने बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण सुनाए, और आपकी जो साहित्य सेवा निष्फल नहीं जाएगी। एक बात जरूर है कि हम लोग पुरस्कार हम लोग को मिले न मिले, लेकिन यह है कि पुरस्कार दिलाने में हम लोग का योगदान कहीं ना कहीं होता है। तो आज जो बात हुई है और आपसे जो पता चला है, मुझे उसके लिए बहुत बहुत कृष्ण कुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं इसी प्रकार वे कार्य करते रहेंगे। ये तीसरी बार मुझे मिलना हुआ आपसे, पहले विश्व हिंदी सम्मेलन में, फिर वातायन में, आज गीतांजलि में। गीतांजलि में भी मैं बहुत बार कार्यक्रम में आ चुका हूं, और कृष्ण कुमार जी का और चित्रा जी का, भाभी चित्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको बहुत सहा है। हम उनके यहाँ रहे, स्वर्ण तलवार जी भी मिली, और बहुत से लोग। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कन्हैया जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आपका शरद आलोक जी। और एक बार मैं और चाहूंगा कि अगर ओम निश्चल जी अभी अगर हैं तो मैं जरूर चाहूंगा उनको बुलाना। अगर ओम निश्चल जी नहीं हैं तो अगर कृष्ण कुमार जी बोले तो मैं कुछ बातें कुंवर जी से भी ले लूं। फिनिशिंग एक टिप्पणी अगर मैं। डॉक्टर कन्हैया, लगता है मेरी जन्मपत्री से बुद्धनाथ जी से नहीं मिलती है। मेरे तार आपके तार से जुड़े हुए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो आप आदेश दे तो मैं चाहूंगा कुंवर साहब, मैं चाहूंगा कि आप आए स्क्रीन पर और बुद्धिनाथ मिश्र के बारे में अपनी टिप्पणी दें। हम लोग की गरिमा बढ़ेगी। आकर्ष, कुंवर साहब को स्क्रीन पर लाओ। कुंवर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, स्वागत है। आप अनम्यूट कर लें। कुंवर साहब, आप अनम्यूट कर लें। हाँ, स्वागत है जी। आ रही है आवाज मेरी? जी, आ रही है आवाज आपकी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया इस कार्यक्रम का। जितना गरिमापूर्ण ये कार्यक्रम था, उसी के अनुसार आपने बहुत ही गरिमापूर्ण संचालन किया। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी मेरे अग्रज हैं। वो जिस प्रकार जो उनकी सोच है, बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। वो साहित्य के बारे में जितनी गहराई से, जितने विस्तार से और सोचते हैं और उनमें से मोती निकालने की कोशिश करें। समुद्र की गहराई होती है, उसमें से सीप में से मोती जैसे निकाले जाते हैं चमकदार, उसी प्रकार से डॉक्टर कृष्ण कुमार जी भी
साहित्य की उस गहराई को समझते हैं और उनमें से मोती निकालते हैं। मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी से मेरा संबंध आज का नहीं, पिछले 40-45 साल का है। जब से वो आज में कार्य किया करते थे, मेरे उस समय दिन बहुत सारे भीतर सांकल बाहर सांकल नामक नवगीत संग्रह छपे थे, उनकी समीक्षा भी उन्होंने उस पत्र में बहुत विस्तार के साथ निकाली। और उसके पश्चात लगातार हम लोग कवि सम्मेलनों के मंच पर रहते हैं और साहित्यिक चर्चाएं हम लोगों के बीच में होती हैं। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने जितना काम पत्रकारिता के क्षेत्र में किया, उतना ही काम उन्होंने नवगीत के क्षेत्र में किया। नवगीत का जो स्वरूप निर्धारित हुआ गीत के साथ साथ, तो वो उसमें बहुत बड़ा नाम डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का है। उन्होंने जिस तरह से नवगीत को ऊंचाई पर पहुंचाया, गीत को ऊंचाई पर पहुंचाया, मंच की गरिमा को स्थापित किया, मंच पर स्तर की कविताएं उन्होंने प्रस्तुत की और उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं लोगों को बुलाएं अपने कार्यक्रमों में, जैसे उन्होंने बताया भी, जो कि मंच पर साहित्य पढ़ते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत सच कहा उन्होंने कि कवि सम्मेलनों का जो स्तर है इन दिनों काफी गिर गया है और वो चुटकुलों तक पहुंच गया है। चुटकुले कविता नहीं होते हैं, कविता तो चुटकुलों से अलावा की कोई चीज होती है। तो वो उस गरिमा को स्थापित करने में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र कुंवर साहब, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। जी बोले। कुंवर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लें। कुंवर साहब से कुंवर साहब, आप अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं अभी। मैंने किया तो था, लेकिन मैं थोड़ा सा इस काम में निपुण नहीं हूँ। कोशिश तो मैंने की। अब क्या मेरी आवाज आ रही? जी, अब आ रही है। नहीं, फिर म्यूट हो गई है। कुछ तकनीकी खराबी है। मैं आपका बटन म्यूट देख रहा हूं, आप उसको अनम्यूट कर लें। हाँ, अब ठीक है, बोले आप। कुंवर साहब बोले, आपकी बटन अब अनम्यूट हो चुकी है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम लोग कुंवर साहब को सुन नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग ये मैं बता दूं कि कुंवर साहब का जो प्रोग्राम है वो 2 हफ्ते बाद है, आप लोग जरूर इससे जुड़िएगा। और मैं अब चाहूंगा कि कुंवर साहब, आपको हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपको 2 हफ्ते बाद अब पूरे विस्तार से सुनेंगे आपको हम लोग। और इसके पहले कि मैं कृष्ण कुमार जी को सौंपूं धन्यवाद के लिए और समापन के लिए, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि बुद्धिनाथ मिश्र जी की ये जो गीत है कि मैंने जीवन भर बैराग दिया है सच है, वो बिल्कुल एकदम हृदय को छू गया। बहुत बहुत आपको बधाई। और आप सच में गीतकार के रूप में और आप एक उम्दा व्यक्तित्व के रूप में आप हम लोगों के लिए अनुकरणीय हैं।